हाँ हाँ अमर आहे नाही का. मला वाटलं हे कोण मिस्टर इंडिया कोण आहे. एक सेकंड. हे बंद कर ना. मॉनिटायझेशन तर हे ऑफ कर ना. अच्छा. हेलो माइक चेक. ओके यस. हाय गाइस गुड मॉर्निंग. अरे थोड़ा एनर्जी यार कम ऑन. हाय गाइस गुड मॉर्निंग. चलो सो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 क्लासेस. आप सबका बहुत 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 स्वागत है. एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, एकदम पम्प्ड अप हो, एकदम ग्रुप 2 में माहौल करना है. ग्रुप 1 में भगवान जो भी पाप हो गए अब ठीक है ना, बट अब ग्रुप 2 में जो है इसको रॉक करना है अपने को, राइट. तो नो डाउट हम लोग बहुत मजे करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रुप 2 एज कंपेयर टू ग्रुप 1. ग्रुप 2 में बहुत बहुत मजा आएगा. यू विल फाइंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फन लविंग और मतलब रॉकिंग एकदम, राइट. जिसमें आपको पता होगा कि ग्रुप 2 में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स है. कितने सब्जेक्ट्स है, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है इसके अंदर. मतलब देखो आपको सबसे पहले है आपका EIS, उसके साथ और एक बच्चा आता है SM, फिर उसके बाद है ऑडिट, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एडवांस अकाउंट्स, फिर FM, फिर उसके साथ और एक बच्चा है इको. तो ऐसे 6 आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है. कितने नंबर के लिए 400 बराबर. जिसमें हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑडिट, बराबर. ऑडिट कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है भाई साहब, बहुत ही भारी सब्जेक्ट है ये. बहुत कुछ बातें करेंगे आज, बहुत मजा आएगा आपको. सो ऑडिट की जब बात करते हैं तो आप सबको बता दूं कि ऑडिट ये सब्जेक्ट है, ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट की पहले बात करेंगे, फिर बाद में मेरी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर ये मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप मुझे जानते ही होंगे, ठीक है ना. बट पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर हम आपको जानते हैं बट सब्जेक्ट को नहीं जानते. तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. तो ऑडिट ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है. जिसके अंदर आपको कितनी किताबें मिलने वाली है देखो और समझो और इसको फील करो कि आपकी कितनी बैंड बजने वाली है. साहब बैंड नहीं, ऑर्केस्ट्रा बजेगा, ठीक है. सो ध्यान देना. सबसे पहले आपको मिलेगी मॉड्यूल 1, ठीक है. अब मॉड्यूल 1 की जब बात करते हैं तो इसमें आपको दिखेगा आपके कितने चैप्टर्स हैं. ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मॉड्यूल है जिसके अंदर कितने चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स. अमेजिंग सर. सो ये जो है आपका फर्स्ट मॉड्यूल जिसके अंदर हम कवर करेंगे 8 चैप्टर्स, बराबर. फिर उसके बाद आपके पास आएगी मॉड्यूल 2, बराबर, जिसमें आप देखोगे 10, 11, 12, 13 इससे स्टार्ट हो रहा है. चैप्टर 9 मिसिंग है इसमें, है ना. 1 to 8, 9 आना चाहिए ना, है ना. बट कहां से स्टार्ट हुआ ये, 10 से. कोई बात नहीं. कितने चैप्टर्स हो गए इसके अंदर, 4. तो यहां पे आपको 4 चैप्टर्स है. फिर उसके बाद आपको मॉड्यूल 3 जिसका नाम है अनस्टॉपेबल, जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर कवर होता है. पूरा मॉड्यूल सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 9. अमेजिंग. ये रहा वो मॉड्यूल, 68 पेजेस का वो चैप्टर है बस. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो 150 पौने 200 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है. बहुत बढ़िया सर. फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एक बुक. सर व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है ना, अब आपके मर्जी से अकाउंटिंग कर सकते क्या. हाँ, मैं डेबिट वोट गोज आउट करेगा, क्रेडिट वोट कम्स इन करेगा, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स. ऐसा होएगा क्या, नहीं. वैसे ही आप ऑडिट जो करना है ना, हर सीए देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपन सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं,
बराबर। ये बोलेगा मैं सीए में मेरे हिसाब से ऑडिट करेगा, तू सीए तो तेरे हिसाब से करेगा, मैं सीए में मेरे हिसाब से करेगा। ठीक है ना, तुम करो, बट व्हाट अबाउट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? उनको समझ में आना चाहिए ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि सारे सीएस ने एक तरीके से अपना ऑडिट करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने चाहिए, ये सब एक लेवल पे सेम होना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए आपको दिए गए हैं क्या बच्चों? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया है एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर होंगे। ये वो क्वेश्चन बैंक सारे चैप्टर्स का। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है ना रे बाबा। फिर एमसीक्यू का भी बुक मिलेगा। वाओ, अमेजिंग, बहुत मजा आएगा सर। कितने नंबर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स के लिए। सही बात है एकदम, यस। अब इस सब्जेक्ट की खास बात, इतना सारा, ये मतलब ये जो है ना, ये समुंदर है, बराबर कि नहीं। इसमें अभी अपने को डूबना है या तैरना है? क्या करना है? ऑब्वियसली तैरना है सर। तो अब इस सब्जेक्ट की और खास बातें करते हैं। यह सब्जेक्ट जो है ये कैसा है? थ्योरेटिकल है। थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, मतलब पूरा अगर मॉड्यूल आप स्कैन कर लोगे ना मेरा बच्चा, तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी दिखेगा इसके अंदर, बराबर कि नहीं। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, भर भर के थ्योरी है, बराबर। तो सब्जेक्ट ये थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है। बट इसका जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन मतलब यूसेज, इस सब्जेक्ट का यूसेज जो है ना मेरा बच्चा, ये सब्जेक्ट का यूसेज है 100% कैसा रे? प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल। मतलब आप पढ़ते हो थ्योरी यहां पे, और यही जो आप चीजें पढ़ते हो जब आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे, यही जो आपने किताबों में पढ़ा है वो आपको वास्तविक में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उन चीजों को यूज करना है। समझ रहे बात को? आप जब फाइनल में जाओगे तब भी आपको ऑडिट का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर सीए बन जाओगे, फिर आपको वही चीज प्रैक्टिकली यूज करना है। मतलब ऑडिट या आपके आज से आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी, चार्टर्ड लाइफ का हिस्सा बन जाएगी आपके। मतलब आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना है, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है ऑडिट, आपको आर्टिकलशिप करना है, आपको करना है ऑडिट, आपको फाइनल एग्जाम क्लियर करना है, आपको पढ़ना है ऑडिट, और सीए बनने के बाद की जो जिंदगी है उसमें भी आपको क्या करना है? ऑडिट। तो ऑडिट इज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो when we start this subject today, you should remember, you should note it down that this subject is very important for you. And जब इंटरमीडिएट में पढ़ते हो तो आपके बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? यस सर। ये इस सब्जेक्ट की अहमियत है। अब समझो बात को। सब्जेक्ट 100% बहुत प्रैक्टिकल है और साइमल्टेनियसली 100% थ्योरेटिकल भी है, बराबर। अब होता क्या है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, सो दैट यू आर नॉट मिसगाइडेड, बराबर। यू डू नॉट फॉल इनटू एनी ट्रैप वेयर सिर्फ यहां पे या कहीं पे भी, मतलब बहुत जगहों पे ऐसे बोला जाता है इस सब्जेक्ट के लिए, मतलब मार्केटिंग करने के लिए। मैं एकदम अपफ्रंट बोल रहा हूं मैं आपको कि आपको सिर्फ मैं ये बोलूंगा ना मैं सिर्फ प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, सेंस नहीं बनेगा। देखो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा ही, विदाउट एनी डाउट, वो तो आएगा ही आएगा। बट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पूछो ना क्यों? पूछो ना क्यों? भाई पेपर कैसा है? थ्योरेटिकल है। आपको एग्जाम में सत्यम में क्या हुआ, एनरॉन में क्या हुआ, आपको वो लिखने का नहीं आएगा। आपको मॉड्यूल में कहीं उसके एग्जाम्पल्स नहीं है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं आपको बोलने के लिए बहुत सारे स्कैम्स बता सकता हूं, कोलगेट स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं वो कौन सा वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हुआ स्कैम, सत्यम में स्कैम, फिर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ स्कैम, फिर वो किंगफिशर एयरलाइंस में क्या हुआ उसका स्कैम। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट एग्जाम में कहीं पे भी वो लिखने के लिए काम में आएगा क्या? सुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत मजा आएगा। समय कैसा निकलेगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलोगे वाह यार सर ने क्या प्रैक्टिकली पढ़ाया है, मजा आ गया, बराबर कि नहीं? बट बेटे वो एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं। वो एग्जाम में आपको क्या लिखना है? थ्योरी। थ्योरी मतलब जो मॉड्यूल के अंदर कंटेंट है, जो उसके टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको लिखना है।
तभी आपको नंबर मिलेगा। ये फैक्ट है, ये हार्ड ट्रूथ है। अभी आप ग्रुप 1 की एग्जाम्स दे के आए हो तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि चाहे आप लॉ की एग्जाम दिए हो, टैक्स की एग्जाम दिए हो, कितना ही आपने प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान आपने ले लिया होगा। जब आप पढ़ रहे थे आपने भी लॉ के सेक्शंस को आपने समझा और आपने उसके सेक्शन नंबर, प्रोविजंस आपने उसको याद करके अपने एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस किया है। बोलो यस और नो। और अगर नहीं करोगे, वो टेक्निकल वर्ड्स अगर नहीं लिखोगे तो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स अ हार्ड फैक्ट। बराबर। तो मैं जब आपको यह सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली 100% प्रैक्टिकल अप्रोच तो रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि उसके बगैर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। बट साइमल्टेनियसली आर अप्रोच विल ऑल्सो बी वॉट टू रिमेंबर, टू रिकॉल, टू रिवाइज वॉट द थ्योरी पार्ट इज ऑल अबाउट। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप भी घर पे जाके इन चीजों को याद ही करने वाले हो। बोलो यस और नो। यस। तो भाई अगर मैं आपको ये क्लास में करवा रहा हूं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही बात है एकदम। यस। तो हमारा अप्रोच किस तरीके से रहेगा मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग, कोई भी टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट क्या है मतलब व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। व्हाट समझने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई, क्योंकि व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट तो सर मैं किताब पढ़ के भी, बुक्स परचेस करके, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आया हुआ है सर मेरे पास, उसमें पढ़ के भी मैं व्हाट समझ सकता हूं। मुझे सिर्फ बुक में पढ़ के क्या है ये मत समझाओ, मुझे ये क्यों है ये भी मुझे समझना बहुत जरूरी है। एंड जब तक, अब मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, आपको जब क्वेरीज पूछनी है वो पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जब तक आपका व्हाई सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल करना। ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक, यू शुड ऑलवेज आस्क। आई बात समझ में। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैं क्वेरीज कैसे पूछूं, मेरे को क्वेरीज ही नहीं आती यार, है ना। तो क्वेरीज निकालने का एक सिंपल सीक्रेट है, एक सिंपल क्या बोलते हैं, टिप है, एक ट्रिक है कि ऑलवेज आस्क योर माइंड व्हाई। अगर आपको इस व्हाई का आंसर नहीं मिलता है तो समझ लेना आपने ये क्वेरी पूछना है कि सर ऐसा क्यों है करके। आई बात समझ में। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके व्हाट को समझेंगे, उसके व्हाई को समझेंगे। बराबर। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आई आस्क यू गाइस, आपको समझ में आया क्या, कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई विल मेक श्योर आई आस्क दिस क्वेश्चन कि वेदर यू हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी। उसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करेंगे कि आप हकीकत में, वास्तविक में आप इसको कैसे करेंगे। वो होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, माइंड मैपिंग चार्ट्स हम लोग बनाएंगे। माइंड मैपिंग चार्ट्स मैं क्यों बनाता हूं, क्योंकि जब मैं एक बार एग्जाम लिख रहा था ना, आपने भी अभी एग्जाम दे के आए हो आप ग्रुप 1 की, तो आप जब पेपर लिख रहे थे ना, तो एक वो क्वेश्चन जब आया ना, वो राइट साइड में बॉटम पे कहीं ना वो आंसर है यार। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? अरे वो दिख रहा है, बस वहां से वो इमेज धुंधला धुंधला है, बट वो आंसर वहां पे था यार। ऐसा हुआ था क्या? नहीं। बस मैं वही चार्ट्स बनाऊंगा आपके लिए और हम लोग वही पिक्चर्स हम लोग दिमाग में फिट करेंगे। इट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राफिक मेमोरी टेक्निक्स। क्या यूज करेंगे हम लोग? पिक्टोग्राफिक मेमोरी टेक्निक्स। हम लोग पिक्चर्स, हम लोग चार्ट्स, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग मेमोरी टेक्निक्स बनाएंगे। सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स ही या सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, कॉम्बिनेशंस करेंगे हम लोग। तो मेमोरी टेक्निक्स, चार्ट्स, ये सब बनाएंगे। फिर वो कंटेंट रेडी करेंगे कि ये कंटेंट कब काम में आएगा, 1 डे बिफोर एग्जाम को रिवाइज करने के लिए। मेहनत आज से करनी है, बराबर, सो दैट अपना एग्जाम के पहले का जो 1.5 दिन है उसमें इतना जो ये समुंदर है, बराबर, ये अपना कवर होना चाहिए। बराबर। तो आज से मेहनत करेंगे उसके लिए। ये ओवरनाइट नहीं होता है कि मैं एक दिन बैठेगा पूरा समरी नोट्स बना लेगा। ये अभी से अपने को मेहनत करनी है इसके लिए। क्लियर है एकदम? आज फिर पढ़ाया मैंने आपको, फिर कल मिलेंगे। कल मिलेंगे तो फिर कल क्या करेंगे? आज जो हमने पढ़ा है वो कल पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, और वो रिवाइज होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट डे का टॉपिक शुरू करेंगे। इसके 2 फायदे होते हैं, समझिए। पहला फायदा यह है कि आपने जो कल शायद आपने घर पे पढ़ा नहीं होगा, आपका शेड्यूल आज तो शायद थोड़ा रिलैक्स रहेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो कोई भी आपको इतना बर्डन नहीं देगा। बट जैसे जैसे आपके क्या बोलते सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा,
बराबर, आपको बहुत सारा कंटेंट आपको दिमाग में लोड करना पड़ेगा. सो यू मे गेट टायर्ड, यू मे नॉट फाइंड टू स्टडी एट होम, यू मे गेट होमवर्क फॉर अकाउंट्स, यू मे गेट होमवर्क फॉर एफएम. बराबर कि नहीं? तो आपके लिए वो बर्डन बढ़ते जाएगा, तो शायद आप नहीं पढ़ोगे. सो व्हाट आई एम फॉर इज कि मैं आपको वो रिवाइज करा दूं. अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं क्लास में करा दूंगा. सही बात है ना? उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आप जब रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपने बुक में देख के बोलना नहीं है. या आज डे 1 पे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, आपने बुक में देख के नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन एंड नॉट री रीडिंग. री रीडिंग मतलब क्या, देख देख के वापस बोलना, उसमें कहीं पे भी कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है. अपने को अपने दिमाग को चैलेंज करना है कि भाई सर ने कल पढ़ाया था, आज मुझे वो बोलते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, उसको मुझे रिकॉल करने की कोशिश करना है. दो बातें होगी, एक तो आपको बोलने आएगा या तो आपको बोलने नहीं आएगा. अगर आपको वो बोलते आया, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. सही बात है ना? और अगर बोलते नहीं आया, तो वहां पे आपने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने स्टार मार्क करना है, और घर जाके आपने उसको पढ़ना है एक बार कि मुझे क्यों नहीं आया बोलते. तो ऑब्वियसली मैंने वहां पे फोकस करना चाहिए, और उसी समय पे वो छोटू सा कॉन्सेप्ट जो होगा आपने उसको रिवाइज करके खत्म कर देना है उसको. फिर जब मैं थर्ड डे आऊंगा क्लास में, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा. वही स्टार मार्क जो आपने सेकेंड डे पे किया था, मैं वापस से पूछूंगा आपसे वो सवाल, आप फिर से बिना बुक में देख के आप बोलने की कोशिश करेंगे. अगर आपको उस समय पे आया तो बेस्ट है, आपका वो एक ही स्टार वहां पे रहेगा. बट अगर आपको फिर से नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, और एक स्टार मार्क डालेंगे. जब तक आपको नहीं आ रहा है बोलते, तब तक आपने उसको स्टार मार्क करना है. वन डे बिफोर एग्जाम क्या होगा, आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करना है जिसके ऊपर स्टार्स आपके ज्यादा है, क्योंकि जिसमें कम स्टार्स है तो वो तो आपको वैसे भी आ ही रहा है. आई बात समझ में? तो ऐसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन किसके ऊपर फोकस करना है, ये कंटेंट आपने निकालना है. अंडरस्टूड है ना बच्चों? यस, बहुत बढ़िया. फिर उसके बाद ये सब हो गया, बराबर, पूरा रिवीजन करेंगे. तो समझिए इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव रिवीजन. पीपल मिस इंटरप्रेट एंड कॉल इट एज व्हाट, रट्टाफिकेशन. इसको रट्टाफिकेशन नहीं बोलते, इसको रिवीजन बोलते हैं. अब क्या होता है कि किसी और में ये टैलेंट नहीं होता है कि रिवाइज कर सके, तो इसके लिए अब नेगेटिव चीज कैसे बोले, तो इसको नाम दे दिया लोगों ने क्या, रट्टाफिकेशन. बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज रट्टाफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्यूमुलेटिव रिवीजन. ये मुझे क्लैरिफिकेशन देना बहुत, मतलब मैं आज तक कभी नहीं बोला था. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 years बट आई हैव नेवर सेड दिस, बट बोलने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि लोग इसको मिस इंटरप्रेट करने लग गए हैं. बराबर, एक बबल बना दिया कि वी आर जस्ट मगिंग अप इन क्लास, बट दिस इज नॉट मगिंग अप, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिवीजन. एंड इस रिवीजन से आप समझिए जो फर्स्ट डे पे हमने रिवाइज किया, अगर उसको बजाते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो मेमोरी फिट हो जाएगी, एंड आपका वन डे बिफोर एग्जाम जो है, वो बर्डन जो है सब्जेक्ट को लेके वो कम हो जाएगा. आई बात समझ में? सो दैट वुड बी आवर अप्रोच. क्लियर है? आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन, दिल पे पत्थर रख के हाँ बोलना पड़ेगा आपको, रोज आना पड़ेगा क्लास को, है ना? कभी भी हो सकता है कि बब्बू सोना का बर्थडे है सर, जाना पड़ेगा, नहीं जाना है, ठीक है ना? यहीं पे बुलाना है लगे तो उसको भी, ठीक है? उसके बाद कभी सर थक गया हूं, बोर हो रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर नींद आ रही है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो जाए, आपको क्लास को आना है, ठीक है ना? रीजन बीइंग, देखो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है आपके, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक्ड होगा, बराबर, और धीरे धीरे करके आपका पूरा जो ऑडिट है ना, वो एक साथ एक ही, मतलब जो आपके 13 चैप्टर्स है, आई विल मेक इट इनटू ओनली 1 चैप्टर. ऐसा लिंकिंग चलता है इसमें. सो ट्राई करिएगा कि जितना हो सके आपकी छुट्टियां कम से कम हो करके. दूसरा, आपको 3 से 4 अलग अलग कलर के पेन्स आपको लेने होंगे, बराबर. जिंदगी वैसी ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, ठीक है? थोड़ा बुक में कलर भर देते हैं. फिर आपको 2 टाइप के हाइलाइटर्स लेके आने पड़ेंगे. जैसे किताब में मैं भी आपके साथ हाईलाइट करूंगा, मतलब मैं आपको स्क्रीन पे मॉड्यूल दिखाऊंगा, बराबर, मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊंगा, तो मैं आपको वो मॉड्यूल के साथ साथ मैं भी हाईलाइट करूंगा, वही चीजें आपने भी हाईलाइट करनी है. मैं कुछ कलर पेन से लिखूंगा, आप भी, मतलब माय मॉड्यूल विल बी रेप्लिका योर मॉड्यूल, सेम टू सेम. नहीं तो क्या होता है ना, इतिहास गवाह है, जब जब बच्चा हाइलाइटर लेके बैठा है और पीछे मुड़ के देखा है, मालिक सब इंपॉर्टेंट लगता है और सब हाईलाइट करके बैठता है, साला पता ही नहीं चलता ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी हाईलाइट करके बैठते हैं. तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, मेरे साथ आप हाईलाइट करो तो आपको पता भी चलेगा कि ओके दिस इज कीवर्ड फॉर अस.
सही है। बात करते हैं नोट्स की। जैसे आप स्क्रीन पे नोट्स देख रहे हो, कलरफुल बुक मतलब मैंने सिर्फ दो कलर यूज करे हैं, एक ब्लैक और दूसरा है रेड। इट इज अ साइंस दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू फोकस अपॉन समथिंग, द मोस्ट विजिबल कलर इज रेड। यू कैन सी द डेंजर साइन, द स्टॉप साइन, बराबर, या कभी भी कोई भी एडवर्टीजमेंट में अगर बैनर जैसे कि सेल लगा हुआ है, सो इट इज ऑल बीइंग डिस्प्लेड इन रेड कलर, बिकॉज रेड कलर इमीडिएटली कैचेज आवर आई। एंड यू कैन ऑल्सो विटनेस ओवर हियर कि अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर फोकसिंग अपॉन इज द रेड वर्ड्स। एंड दैट इज हाउ आई हैव टेकन द एफर्ट कि पूरा पूरा बुक के अंदर जितने भी कीवर्ड है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, वो मैंने पूरा मेहनत करके उसको रेड में उसको ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर दिया है। सो व्हाट यू हैव टू सी इज जस्ट द रेड वर्ड एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी ओवर देन एंड देयर इटसेल्फ। सही है एकदम? यस सर। तो दिस वुड बी आवर अप्रोच। ऑल गुड? मतलब ये इस तरीके से भाई में पढ़ा देगा। मतलब क्या है, पहले ही आपको बता देता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करने वाला है क्लास में। सही बात है। एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो तो बेस्ट होगा फिर, ठीक है ना। सारे कार्ड्स थोड़ी आज बोलूंगा फिर, ठीक है ना। धीरे धीरे आपकी कैसा टॉर्चर करेगा मैं, क्या क्या होगा आपके साथ, बराबर, तो वो सब बाद में बातें होगी। क्लियर है एकदम? यस सर। मैं हूं सीए हर्षद जाजू। अब मेरे बारे में बोलता हूं, मैं हूं सीए हर्षद जाजू। इट्स बीइंग 9 years आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट ऑडिट। मतलब जब मैंने 1 October 2012 को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई स्टार्टेड वाज द सीए इंटरमीडिएट। उस समय पे आईपीसीसी ऑडिट था। देन धीरे धीरे फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स, देन फाइनल का ऑडिट, एंड देन 2 years बैक आई स्टार्टेड विथ इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग एज वेल। तो ऑडिट से मेरा बहुत ही पुराना नाता है, बराबर। और जब मैं स्टूडेंट भी था तो तब मुझे ऑडिट ये सब्जेक्ट भी बहुत पसंद आता था। और मैंने उस समय पे मतलब इंटरमीडिएट में बोलो या फाइनल में बोलो, मैंने ऑडिट सेल्फ पढ़ा हुआ है एंड आई हैव स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। तो आई हैव गुड लाइकिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सेकंड, मैंने जो आर्टिकलशिप करी है, मैंने करी है एक मिड साइज फर्म से। अब मिड साइज फर्म से क्यों सर, आपने तो एमएनसी से करना चाहिए था कि एमएनसी वालों को तो बहुत नॉलेज होता है ना, ऐसा वैसा। तो ये भी एक मिथ है। मैं आपको बता दूं कि मिड साइज फर्म की जब बात करते हैं तो मिड साइज फर्म में आपको हर तरीके का काम सीखने मिलता है। व्हेन यू योर गोल इज क्लियर कि आपको प्रैक्टिस करना है या आपको क्या बोलते हैं उसको, कुछ पढ़ाना है या कुछ आपको ऑलराउंड नॉलेज चाहिए, सो द मोस्ट सुटेबल फर्म इज वॉट द मिड साइज फर्म। क्योंकि आप किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं रहते हो कि आपको यही काम सालों साल करना है, जो एमएनसीज में मोस्टली पाया जाता है। मिड साइज फर्म में क्या होता है, यू गेट टू लर्न ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, चाहे फिर वो टैक्स ऑडिट हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, बैंक ऑडिट हो, उनका कॉन्करेंट ऑडिट हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। सो माई गोल वॉज वेरी मच क्लियर उस समय पे कि मुझे प्रैक्टिस करना है करके। 6 साल मैंने प्रैक्टिस भी करी, बट फिर टीचिंग का लोड बढ़ने की वजह से आई स्टॉप माई प्रैक्टिस। तो मेरा गोल पहले से क्लियर था कि मुझे प्रैक्टिस करना था। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू गो इनटू अ मिड साइज फर्म एंड आई टुक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड था वो नॉलेज अपन ने लिया। प्लस टैक्स के अपील्स भी हैंडल करे हैं, रिप्रेजेंटेशंस करना, ये वो सब भी करा हुआ है मेरे प्रैक्टिस के दौरान। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत सारा है। ऑफिस में मिड साइज फर्म में काम करने की वजह से बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स का भी काम करा हुआ है ना। सो यू नीड नॉट वरी, योर 100 marks आर इन अ वेरी सेफ हैंड्स। एंड टू जस्टिफाई इट, मतलब 3 ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, मतलब हैव स्टडीड फ्रॉम मी। बाकी तो ऐसे बहुत सारे रैंकर्स पढ़े हुए हैं, बट जब ऑल इंडिया रैंक 1 की बात आती है तो कुछ अलग ही होता है, फील अलग ही आता है। सो ऑल इंडिया रैंक 1, ऐसे 9 साल में 3 ऑल इंडिया रैंकर्स, मेरे पढ़ाने के करियर में 3 ऑल इंडिया रैंक 1 ये स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए। एंड रिसेंटली जो अभी रिजल्ट आया उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1 जो था अर्जुन मेहरा, ही वाज आल्सो माय स्टूडेंट। सो हैविंग सेड दैट, तो आपका करियर इज इन अ वेरी सेफ हैंड्स एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न्ड, है ना। सो यू नीड नॉट वरी। एंड लास्ट, फिर उसके बाद सर बहुत हो गया, आप पढ़ते हैं फिर, है ना। लास्ट, वेन एवर यू हैव एनी क्वेरी, जब भी आपको डाउट है, डिफिकल्टी है, क्लास में पूछना उसको। सर मैं तो क्लास के बाद पूछूंगा या क्लास के पहले पूछूंगा, मैंने पूरा पैसा भरा है, मैं ऐसे ही पूछूंगा। ऐसा नहीं करना, क्लास के दौरान ही पूछना। रीजन क्या है? प्रीटी सिंपल है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और समझो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप मन में रखते हो कि नहीं यार क्लास में कैसे पूछूं, सब हंसेंगे मेरे पे, बराबर।
तो आप समझिए अभी हंसेंगे, दैट विल बी टेम्पररी, ठीक है ना, तो आजू बाजू का लोड नहीं लेने का। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप क्लास में उसी समय पे आपको क्वेरी पूछ लोगे तो उससे जो कनेक्टिंग जो अगला कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके मन में वो विचार चलता रहेगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं है बराबर, तो आगे का पल्ले नहीं पड़ेगा। प्लस दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट सर को पूछना है बाद में, जब तक क्लास खत्म हो जाएगी तब तक शायद आप डाउट क्या था वो भी आप भूल जाओगे, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे यार सर क्या पढ़ाते समझ में नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ी ब्लेम करोगे बराबर। तो इसीलिए एकदम सिंपल सी चीज है, जब भी डाउट आया विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज मेक श्योर यू आस्क योर डाउट्स। और दूसरा फायदा इसका क्या होता है ना क्लास में पूछने का, आपको डाउट आया, जब मैंने ये डाउट आपका मैं क्लास में पूछूंगा, आपके आजू बाजू जितने भी बच्चे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में देखने वाले हैं, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ओटीटी में जो बच्चे देखने वाले हैं उनको शायद आया नहीं होगा, बट आपने पूछने के वजह से उनके दिमाग में भी वो डाउट ट्रिगर हो सकता है, एंड दैट कैन हेल्प देम इन सॉल्विंग ईदर केस स्टडीज और एमसीक्यूज। क्योंकि समझिए आपके डाउट ही इंस्टीट्यूट ने यहां पे कैमरा लगाया, इंस्टीट्यूट ने यहां पे छुपके से एक कैमरा लगाया, उसने देखा कि हाँ ये बच्चों के डाउट्स है ना, चलो इसी डाउट को बना देते हैं क्या केस स्टडीज और एमसीक्यूज। ऐसी तो केस स्टडीज बनेंगे ना भाई। सो जितने डाउट्स जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे उतना बेटर है, समझे? यस यस ओके। ऐसे चैप्टर का वेटेज वगैरह भी बहुत कुछ दिया हुआ है ना इसके अंदर, तो ये सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए मेरा बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग वाला भी फटाफट मुझे थम्स अप देके बता दो कि क्या अब हम लोग आगे आगे पढ़ने के लिए तैयार है क्या। और आप लोग भी बोल दो भाई, है ना, आप लोग भी बोल दो या मजा करेंगे मजा। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही हैपनिंग वाला चैप्टर जो आपको बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए। कौन सा मालूम है? कंपनी ऑडिट। सर इससे क्यों स्टार्ट कर रहे हो? व्हाई? क्योंकि यार ये जो है ना ट्रांजिशन आपका बहुत स्मूथ होना चाहिए। इसके लिए लॉ में पढ़ा था ना कंपनी ऑडिट, सेक्शन 128 से 148 तक की जर्नी आपने तय करी है लॉ के अंदर, बराबर के नहीं? तो आपने लॉ में पढ़ के आए हो, ताजा ताजा अभी आपने उसको एग्जाम्स के लिए पढ़ा भी है, तो वो ट्रांजिशन आपका कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में करने के लिए एक कॉमन टॉपिक है मेरे पास कंपनी ऑडिट, तो उससे शुरुआत करते हैं। शुरू करें? अरे बोलो थोड़ा एनर्जी यार। शी ऐसा यस सर ठंडा वाला, देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले कितना जोर से बोल रहे हैं, आप लोग कितने ठंडे हो यार। बोलो एक बार और अच्छे से और अच्छे से। ये अभी ना बात ऐसा एकदम ऐसा जोश होना चाहिए, है ना? नहीं तो देखो हर टीचर के अंदर एक हिडन पावर होती है, मालूम है कौन सी? किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को कभी भी सुला सकता है वो, ठीक है ना? तो मेरे को मजबूर मत करना मेरा वो पावर एक्टिवेट करने के लिए। तुम में जोश है तो मेरे में भी जोश है। अगर तुम ढूस तो मैं डायरेक्ट तुमको ऐसा प्रवचन देगा, डायरेक्ट यू आर गॉन स्लीपिंग। उठोगे फिर भी आप बोलोगे भाई अभी तक यही है तू, है ना? मतलब क्लास की नींद एक नेक्स्ट लेवल होती है। 5 मिनट सो लिया ऐसा लग रहा है जन्नत। ओके चलो लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन। सो द फर्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर गाइस इज कंपनी ऑडिट। सो चैप्टर नंबर 10 जो बात कर रहे हैं अबाउट कंपनी ऑडिट। लिखना मत, लिखने का समय दूंगा ऐसा। अभी धीरे धीरे एक एक जब पढ़ाऊंगा तो वो सीक्रेट्स मेरे बाहर आएंगे। अभी लिखना मत, अभी सिर्फ प्रवचन को सुनना। बोलो राधे राधे। प्रवचन क्यों सुनना जरूरी है? देखो हम लोग यहां पे किताब भरने आए हैं या दिमाग भरने आए हैं? हाँ, बच्चा क्या होता है ना इमोशनल होके लिख रहा है, रुक मेरे को भी लिखने दे, किताब भरने पे फोकस रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे किताब 1 नंबर कंप्लीट है, मां कसम मजा ही आ गया। दिमाग अरे यार ये लिख तो लिया बट सर ने क्या बोला है समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना? लिखने का समय दूंगा मैं, भले मैं शक्ल से खड़ूस दिखता हूंगा, नहीं दिखता ना, थैंक यू, मैं हूं भी नहीं और, ठीक है ना? सो भाई पूरा समय देगा आपको लिखने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। बट पहले प्लीज पूरा का पूरा फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपने कहां लगाना है? कॉन्सेप्ट में समझने के लिए, बराबर, एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन। हाँ कभी अगर एकदम से ऐसा कुछ क्या बोलते हैं सर बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है
तो थोड़ा पानी वानी पी लेने का, बराबर, थोड़ा फिर ऐसा टाइम पास कर लेने का चुपके से, मेरे को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है ना, मेरे को पता चला ना फिर तो फिर गया, ठीक है, ओके चला, लेट्स रॉक गाइस। कंपनी ऑडिट, कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी की ऑडिट की बात कर रहे हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट विथ कंपनी ऑडिट, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, दैट इज ऑडिट। क्योंकि सर ऑडिट क्या है ये तो बताओ, है ना, कंपनी ऑडिट, डायरेक्टली कंपनी का ऑडिट शुरू कर लेंगे, बट सर अगर ऑडिट क्या है ये नहीं पता तो फिर क्या मजा आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वेरी डिस्कशन ऑफ द टर्मिनोलॉजी दैट इज ऑडिट। क्योंकि आज जब क्लास खत्म हो जाएगी, आपके दोस्त आपको मिलेंगे, पूछेंगे अच्छा ऑडिट की क्लास कर, क्या बोल के आए ऑडिट, आप बोलोगे अरे भाई ने ये सर ने तो बताया नहीं है, ऐसा चोट हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट क्या होता है, कहीं से आपने सुना होना होगा, कहीं से आपने बात करी होगी, ऑडिट ऐसा होता है, ऑडिट वैसा होता है, कुछ बताओ पाओगे आप लोग कि ऑडिट होता क्या है करके? हाँ बेटे, चेकिंग, चलो अपन लिखते जाएंगे जो जो अपने दोस्त अपने को बोल रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी बोलते जाना, ऐसे शर्माना मत, ठीक है। सो ऑडिट मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? चेकिंग, सिर्फ चेकिंग या और कुछ इसके वर्ड्स बोल सकते हैं अपन? हाँ जी, सो चेकिंग बोलो, वेरिफिकेशन बोलो। ऑडिट मतलब क्या होता है? चेकिंग, वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन, मैं भी बोल देता हूं स्क्रूटिनी, एनालिसिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद और क्या कुछ बोलना है आपको? चेकिंग, वेरिफिकेशन, हाँ मतलब चेकिंग ही हो गया ना लाला, तो अनबायस्ड और ऐसा वैसा कुछ थोड़ा उसको प्रीफिक्स ऐड करेगा तो ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो एटसेट्रा, मतलब ये जो क्या है, ये वर्ड्स अलग अलग है, बोल अनेक है, बट भावनाएं क्या है उसकी? एक ही है कि भाई उसको चेक करना, इवैल्यूएट करना, वेरीफाई करना, एनालाइज करना, स्क्रूटिनी करना, मतलब उसको विस्तार में आप लोग ने क्या करना है, आपने उसको चेक करना है। सो चेक करना है तो भाई किसे चेक करेंगे? ये किसका होगा? वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा, बोलो हाँ या ना। सो चेकिंग कैन बी डन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट आप मुझे बताओ, सिर्फ चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा क्या मेरा बच्चा? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बोलना कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब तू ट्रायल बैलेंस बोल ले, बराबर, फिर उसका जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट, सब कवर हो गया किसके अंदर भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही चेकिंग होगा क्या? और किसी का भी हम लोग चेकिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग किसका कर सकते हैं? वेरी गुड, तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ हम लोग जो स्टॉक्स है, मतलब आपका क्या स्टॉक मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों? इन्वेंट्री। तो हम लोग इन्वेंट्री का भी तो वेरिफिकेशन कर ही सकते हैं, बराबर। इन्वेंट्री के साथ साथ मुझे बताइए, क्या आप लोग क्या बोलते हैं उसका, कंपनी के या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, बराबर कि नहीं? इंटरनल कंट्रोल्स। जैसे अब आपने एडमिशन लिया, बराबर, तो आपकी रिसीट चेक होगी, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल है। आपने लेक्चर्स परचेस करे तो उसका जो सिक्योरिटी, जो एनक्रिप्शन वगैरह है, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल है। भाई इसका भी तो चेकिंग वेरिफिकेशन करना जरूरी है क्या नहीं है? अरे बोलो भाई, इसका भी तो चेकिंग वेरिफिकेशन करना जरूरी है क्या नहीं, कि आपके ये इंटरनल कंट्रोल सही से काम करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस, अभी से झूमना शुरू है? ओए, कॉफी मंगाऊं? अरे झूम मत तू, है ना, डरा मत रे तू भाई, है ना। तो क्या होता है यहां पे? सो ऑडिट मतलब क्या होता है? चेकिंग, वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन, स्क्रूटिनी, बराबर, किस चीज का? कोई भी चीज सर, जो बोलो सर उसका चेकिंग कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सर, चाहे वो अपना इन्वेंट्री हो सर, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल्स हो, कुछ भी हो सर, हम लोग उसका चेकिंग करेंगे। बट अब सवाल आता है इंपॉर्टेंट, ये आखिरकार हम लोग, मैंने जैसे क्या बोला था, व्हाई, ये अभी क्या सीखा हमने? व्हाट, कि ऑडिट क्या है, ये व्हाट है। अब सवाल ये आता है कि साहब मैं ये एक्टिविटी कर क्यों रहा हूं, मैं करूं क्यों? सर मैं आया क्लास में, मैं ये पढ़ रहा हूं सब्जेक्ट, नहीं बट मैं ये करूं क्यों काम? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मेरे को नहीं करने का यार। ऐसा मत बोलो पास होने के लिए सर पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये क्यों क्यों करूं मैं? व्हाई व्हाई व्हाई?
अरे बोलो भाई, क्यों करूं मैं ये काम? फ्रॉड वॉड ना हो, है ना, कोई चोरी नहीं करा हो किसी ने, कुछ गलतियां ना हो, बराबर कि नहीं? अरे आपने बचपन में पढ़ा था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। याद है? बोलो कौन से चोरी तू बोल, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स है? बोलने तो बहुत मारेगा मैं। अरे रुको, उस चोरी को बोलना था, उसकी नींद उड़ जाएगी, दिमाग एक्टिवेट हो रहा है अभी। बोलो ए, अरे फाउंडेशन में पढ़ा था भाई, बहुत मारेगा मैं, बिना साबुन पानी के धोएगा तेरे को। अबे बोल, नहीं बोलना, गुस्सा है मेरे से, फिर बोलना प्लीज। हेल्प कर रहे हो उसकी? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर। अरे ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तू बादाम खाया कर छोरे। हाँ, सो ऐसे अलग अलग टाइप के एरर पढ़े थे कि नहीं? अरे बोलो भाई, यस ना? तो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, कंपेंसेटिंग एरर हो सकता है। इंसान है, इंसान से गलतियां होगी नहीं होगी, बराबर के नहीं? बट अब से गलती हो गई तो हो गई, क्या ही फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है? अरे फर्क पड़ता है सर। अब देखिए ये जो बच्चा है, बराबर, नाम क्या बेटे तेरा? शशांक। शशांक ने लिया रिलायंस का बैलेंस शीट, बराबर के नहीं? और देख रहा है, हाँ बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिलायंस कमा रहा है, आज 2300 का स्टॉक है, कल बढ़ेगा 2500 का, 2600 का, मेरे को पैसा लगाने का है। ये कौन है? ये इन्वेस्टर है, बराबर के नहीं? ये कौन है? ये बैंक है। तेरा नाम क्या भाई? हिमांशु। हिमांशु बोलता है, अरे यार ये रिलायंस का देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना स्ट्रांग है, दो भाई मुकेश अंबानी को लोन, हाँ पैसा दे देगा, रिपेइंग कैपेसिटी दिख रहा है इसका। ये कौन है? ये लोग, ये यूजर्स है, ये उपभोक्ता है। कौन है ये? यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। इसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। ये कौन है? आपका नाम? वैभव। वैभव सक्सेना जी बोल रहे, सर मैं ना रिलायंस को क्रेडिट पे मटेरियल देता हूं सर, मैं सर क्रेडिटर हूं उनका। अबे उनको उधारी पे मटेरियल देना या नहीं देना? अरे उनका रिपेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बराबर? तो भाई बैंकर है, क्रेडिटर है, फिर उसके बाद इन्वेस्टर है, मैनेजमेंट। अरे अपने घर का खुद मैनेजमेंट, अपने को एक्सपांशन करने का है नहीं करने का है, बराबर के नहीं? बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है नहीं करने का है, किस पे डिपेंड करेगा भाई? पैसा अपने पास कितना रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है उसके ऊपर डिसीजन लेगा ना। सोचिए, अगर उन्होंने गलती से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसमें बहुत सारे एरर्स है, बहुत सारे एरर्स है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर्स, क्या हो जाएगा? अरे लुट जाएंगे ये लोग। आई बात समझ में आपको? लुट जाएंगे कैसे? अरे इनके डिसीजन गलत हो जाएंगे, बराबर के नहीं? इनको लग रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बट इनको क्या पता कि इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में बुक कर दिया, इसके वजह से इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना? बोलो बोलो, हाँ? और इन्होंने तो डिसीजन ले लिया कि लगाओ पैसा, एंड क्या हो गया? लुट गए। आई बात समझ में आपको? यस। तो अब ये हिमांशु, शशांक, वैभव सब चिंतित हो गए। वो बोले, सर बात में तो दम है, पॉइंट है सर, फिर क्या करें? फिर अचानक से ये तीनों जो बैठे बहुत परेशान थे। अचानक से उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका नाम था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और उन्होंने बोला, डरो मत वत्स, मैं आ चुका हूं आपकी मदद करने के लिए। हम आएंगे और क्या करेंगे? चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी, इवैल्यूएशन, जो कहीं चाहिए वो करेंगे। और इससे जो भी कुछ गलतियां होगी वो हम लोग देखेंगे, उसे परखेंगे, उसका कितना क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है वो गलती या नहीं है, उसमें क्या दम है नहीं है, वो हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और फिर उसके बाद हमने जो आपको राय दी है उसके बेसिस पे आप आपका डिसीजन ले लीजिएगा। आई बात समझ में आपको? सो ये जो ऑडिटर आया, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलेंगे? फिर ऑडिटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? ऑडिटर बोलेंगे। वो आएगा, ऑडिट करेगा, और फिर आपको उसका जो ओपिनियन है, उसकी जो राय है,
वो देगा आपको और बोलेगा कि भाई देख मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है, अब तू तेरा डिसीजन ले ले। ऑडिटर आपको डिसीजन नहीं देगा ऐसा करो या वैसा करो, ऑडिटर बस बोलेगा देख मेरे हिसाब से ये ऐसा अच्छा है या बुरा है, बाकी अब तेरे को जो डिसीजन लेना है तू ले ले। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, हिमांशु ने डिसीजन ले लिया रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का, और वो क्या हो गया, डिसीजन उसका गलत हो गया। वो आएगा गला पकड़ेगा किसका, ऑडिटर का, बोलेगा साले तूने बोला था ऐसा ऐसा है करके। ऑडिटर बोले हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, इधर ओपिनियन पढ़, क्या लिखा है, मैंने बोल दिया ऐसा ऐसा है, बाकी तू तेरा डिसीजन ले ले। आई बात समझ में? तो ये बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका अश्योरेंस बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अश्योरेंस। इसलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिटिंग है ना, अश्योरेंस। जब बात आई बात समझ में, इसके लिए ये वर्ड अश्योरेंस कि आप ऑडिट करो। मजा आया ना? नहीं तो ऑडिटिंग ठीक था, अश्योरेंस काहे का आ गया भाई ये नाम। तो वो क्या होता है, पहले आप ऑडिट करो, इस ऑडिट करने के बाद आपका जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनका क्या बढ़ेगा बच्चा, अश्योरेंस बढ़ेगा। आई बात समझ में आपको? यह बात हो गई। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑडिट। हम लोग अभी तो कंपनी ऑडिट शुरू कर रहे हैं, बट अगर आपको बस एक ऐसा में मॉड्यूल 1 में जाते हैं, और जब मैं आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब अपन बाद में पढ़ेंगे तब ये देख लेंगे। बट अगर मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ाऊं, अब देखो जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर आपको उसके टेक्निकल टर्म्स और उसमें लपेट लूंगा यहां पे क्या लिखा है, और फिर वो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करेंगे। बट ऑब्वियसली पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कि व्हाट इज इट, व्हाई इट इज, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट द टेक्स्ट इट इज। सही है ना? अब जब आप पढ़ते हो ना तो देखो आपको कितना मतलब ऐसा ना दिल को ठंडक मिलेगी, कलेजे को एकदम मतलब ऐसे राहत मिलेगी। देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, एन ऑडिट इज व्हाट, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऑडिट क्या बोलता है दोस्त, इट इज नॉट जस्ट एनी एग्जामिनेशन भाई, नॉट जस्ट एनी एग्जामिनेशन, इट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हो ना, उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, कोई मोह माया नहीं है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा क्यों बताओ, इंडिपेंडेंस क्यों होना चाहिए बताओ, बताओ बताओ, डिसीजन पे इफेक्ट आएगा। अब सोचिए ना, स्वप्निल पटनी क्लासेस का मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, और मैं जा रहा हूं स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए। ठीक है ना? ठीक है। और मुझे दिख रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है ना? और मैं बता रहा हूं स्वप्निल सर बोलेंगे हर्षद सर बताओगे तो आपको देखना ऑडिट के लिए कोई दूसरा फैकल्टी ले आऊंगा। अरे बस क्या सर, मैं तो मजाक कर रहा था ना यार, आप तो इमोशनल हो गए। हो सकता है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो ये मुझे सच्चाई बताने से रोक सकते हैं। इसमें क्या हुआ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं उनके दबाव में काम कर रहा हूं, मैं उनके डायरेक्शंस, उनके विशेस, उनके मर्जी पे काम कर रहा हूं। भाई आप समझ रहे बात को? तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। आई बात समझ में? मैंने हमेशा कैसा रहना चाहिए, मैंने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। मैंने बोलो हाँ या ना, यस सर। सो इसीलिए ऑडिट इज माय डियर फ्रेंड्स नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, बट इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका 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 भी कर लेंगे, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, एओपी हो, बीओआई हो। अरे वो टैक्स में पड़ा है ना रे, है ना? हाँ, कोई भी ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी करती हो। आई बात समझ में? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब क्या, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी, लीगल फॉर्म है ना, लीगल सबका फॉर्म अलग अलग होता है ना। हाँ बराबर के नहीं? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन, क्या बोल रहा है वो, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ऑडिटर ने आके क्या दिया अपना, तो जब वो ओपिनियन देगा उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलना, वो जो अश्योरेंस है वो बढ़ेगा ना। तो ये है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। आई बात समझ में? सो व्हाट इज एन ऑडिट?
ऑडिट इज एन, अब देखो बहुत बहुत इजी लगेगा आपको, मतलब आप अभी एक बार सिर्फ स्क्रीन पे देख के ना रीड करो। देखो मैं आपको जाजू का जादू बताता हूं चलो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहां पे, बोलो क्या लिखा है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वापस से आराम से, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, थोड़ा स्टाइल मार के बोलो, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फर्म। शुरुआत से एक बार फिर से बोलेंगे, स्क्रीन पे देख के बोला, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारने का। अब बच्चा क्या होता है कभी कभी, जब स्क्रीन पे देख के बोलने को बोला ना, मैं नहीं देखेगा, और जब मैं बोलता हूं बिना देख के बोलेंगे, मैं तो देखेगा, मेरे को कौन रोकता है, मैं देखता हूं। ऐसा है ना, अपने ईगो पे मत लो कोई भी चीज, जब बोला देख के बोलना है देख के बोलो, जब नहीं देख के बोलना है ट्राई करो बिना देख के बोलने का। हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा सर। चलिए लेट्स रॉक गाइस। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when is conducted with a view to express an opinion thereon। चलो अब आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे देख के एक बार बोलेंगे इसको, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अरे नहीं, क्या ध्यान से देखो ना यार, चेक करो, दिख रहा है ना, वो हाईलाइट करा हुआ क्या दिख रहा है, इट इज एन, दिख रहा है मालिक, क्या मना कर रहे हो, थोड़ा मेरी नजर से देखो, है ना, ओके, प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से। चलो बोलिए डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, कम ऑन एवरीवन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ irrespective of its size or legal firm when such an क्या होता है ऑडिट, when such an examination is conducted with a view to express what, an opinion thereon। जब बात और एक बार ट्राई करेंगे, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, और एक बार छोड़ो, अब रॉक करेंगे। चलो बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ठीक है, अब टूटा फूटा जितना भी है एटलीस्ट 50% डेफिनेशन क्या है ये तो समझ में आ गया ना दोस्तों, बराबर। अब सोचो इसको रोज आएंगे, रोज बजाएंगे, रोज बोलेंगे डेफिनेशन, कितना मजा आएगा। एक दिन तो आएगा ना कि कभी ना कभी इसके टेक्निकल वर्ड जो है वो याद हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एमसीक्यू में पूछेंगे ऑडिट इज डैश एग्जामिनेशन, ये तो पक्की बात है ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट डैश एग्जामिनेशन, कुछ भी पूछ लो इसमें से एमसीक्यू अगर आया है तो भाई एमसीक्यू तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, इतनी बात तो पक्की है ना, खत्म हो गया। सही बात है। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, सो वी डिस्कस्ड व्हाट इज ऑडिट। सही बात है। और ऑडिट करके हम लोग क्या देंगे, डेफिनेशन में क्या लिखा है दादा, अरे हाईलाइट, अरे बेटा हाईलाइट करा ना तेरे लिए, बस तेरे लिए हाईलाइट करा था इसको, क्या कि ऑडिट करके वो क्या देगा अपने को यहां पे, सो वो ऑडिट करके क्या देगा, वो ओपिनियन देगा। बट अब एमसीक्यू में क्या पूछेंगे पता है, आफ्टर कंडक्टिंग ऑडिट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन, एडवाइस, बोथ, नन। तो अब ऑडिटर ओपिनियन देगा या एडवाइस देगा, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एमसीक्यूज में तो आपको लगेगा ऑडिटर एडवाइस देगा, बट ऑडिटर एडवाइस देगा, मैंने बताया तेरे को तू शेयर में इन्वेस्ट कर, बोलता क्यों नहीं, अब बोलना, मैंने बोला तेरे को, बोला शशांक मैंने तेरे को, ए हिमांशु मैंने तेरे को बोला तू लोन दे करके, ए वैभव मैंने बोला तेरे को, नहीं मैंने बस क्या बोला, ये ऐसा है, तुम तुम्हारा अभी निपट लेना, तुम तुम्हारा डिसीजन लेना, मेरा काम एडवाइस देने का नहीं है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा काम क्या है, मैं आएगा, मैं ऑडिट करेगा, और मेरे को जो लगता है वो मैंने बोल दिया, बाकी तुम तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे हिसाब से ले लो भाई। अरे समझे नहीं समझे, ऑडिटर विल नॉट गिव एन एडवाइस अंटिल एंड अनलेस आस्क्ड फॉर। जब तक पूछा नहीं जाए ना तब तक जबरदस्ती तेरा भाई बोलेगा, भाई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा कब, जब वो मांगेगा, उसका पैसा चार्ज करेगा, फिर बोलेगा। समझा कि नहीं समझा,
है ना? हाँ, ये अपना काम है। क्लियर है? सो आर वी गुड विथ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ? मजा आया क्या? मजा आया क्या? यस सर। चलो ओके, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अब बात होती है ऑडिट की, तो हो गई बात। अब बेटा किसकी चर्चा करेंगे बताओ? बोलो बोलो, टेल टेल। अब बात करेंगे किसकी? कंपनी की। अब कंपनी की बात करेंगे। अब चैप्टर अपना कौन सा है? कंपनी। तो रिमेंबर, अभी जो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे वो एनी एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ये एंटिटी है। रिमेंबर दिस। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सर वो एलएलपी में क्या होगा, और सर वो एचयूएफ में क्या होगा, या सर वो इंडिविजुअल के लिए क्या होगा। मेरे को उसके बारे में बात ही नहीं करना, मेरे को उसके बारे में बात ही नहीं करना। पूछो ना क्यों? अरे सर चैप्टर कौन सा है? तो जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज बनी है उसके बारे में बातचीत होगी यहां पे, बाकी कोई एंटिटी की बात नहीं होगी। ये बॉडी के अंदर गया क्या? तो अब बात करते हैं कंपनी ऑडिट की। सो जब कंपनी की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है किसी भी कंपनी हो, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता बाबू? किसी भी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, या वो प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सेक्शन 8 कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, पब्लिक हो, अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, कैसी भी कंपनी हो, irrespective of its size or legal form, every company under Companies Act is required to get their books of accounts audited. आई बात समझ में? हर एक कंपनी को कानूनन तौर पे ऑडिट करना अनिवार्य है। आप समझिए, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ये इतना इतना टर्नओवर हुआ तो ही ऑडिट कराएंगे, इतना इतना नहीं हुआ तो ऑडिट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंपनी हो, आप कंपनी हो, बस कहानी खत्म, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स में क्या करते हैं अपन? इनकम टैक्स में क्या करते हैं अपन? उसका टर्नओवर देखेंगे, बिजनेस का, प्रोफेशन का, या प्रिजम्पटिव में अगर उससे कम क्लेम किया है तो तब जाके उनका टैक्स ऑडिट का जो क्या बोलते हैं वो प्रोविजन है वो एक्टिवेट होता है ना, मतलब सिलेक्टिव है ना उसको, है ना। ऐसा कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं है। तू कंपनी है, तू कंपनी है, बस तेरे को ऑडिट करना है, मेरे को नहीं करना। करना पड़ेगा? नहीं ना प्लीज, करना पड़ेगा एक बार, अरे हर बार करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बस तू कंपनी है, बात खत्म हो गई। क्लियर है एकदम? सर ओपीसी भी? अरे हो रे बाबा, स्मॉल हो, कैसी भी कंपनी, तू कंपनी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो एवरी टाइप ऑफ कंपनी। अब कंपनी के ऑडिट करने के लिए हमें चाहिए कौन 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 कौन? ऑडिटर चाहिए, हमें चाहिए ऑडिटर। सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? हां, चलो चलते हैं रिलायंस में ऑडिट करके आते हैं। अरे सर ऐसे कैसे जाओगे? रुको तो जरा, ठहरो तो जरा। यहां पे सबसे पहले आपको मिलना होगा किससे? यहां पे आपको मिलना होगा सेक्शन नंबर 141 से। किससे मुलाकात करनी है आपको? ऐसा ही डायरेक्ट आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले आपके योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। वाह वाह, क्या बोला है सर? आपको आपके योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। सर बहुत ज्यादा हिंदी हो गई है तो, है ना। आप उस कंपनी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं हो, बराबर, उसका आपको क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 141। तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑडिट करने जाना चाहते हो, बट आपको बीच में एक सेक्शन मिला है और वो सेक्शन बोलता है रुक जा, पहले मेरे सवालों का जवाब दे, और जब तुम उसमें फिट हो जाते हो तब जाके आप क्या कर सकते हो? आगे ऑडिट करने के लिए जा सकते हो। आई बात समझ में आपको? सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ओवर हियर वी नीड टू चेक बच्चा? सेक्शन नंबर 141। ओ सर सुनो ना एक बात को,
ऐसा लॉ में तो हमने किसी से पूछा नहीं, बट सर अब ऑडिट में भी ये सेक्शन आ रहा है तो एक बार सर मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्या ये सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या? सर उसका सब सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या? या सर मैं एक यूनिवर्सल लाइन लिख के आ जाऊं एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? क्या लिखूं सर? देखिए, आप अगर एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लिख के आओगे कोई गलत बात नहीं है, बट समझिए आपको जो नंबर मिलने वाला है वो थोड़े से कम मिलेंगे। रॉन्ग नहीं होगा, बट नंबर जो है ना वो कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द किड हु हैज रिटन सेक्शन, सब सेक्शन, पूरा प्रोविजन एकदम मस्त, बराबर के नहीं। अब आपको एवरेज मार्क्स चाहिए या आपको एग्जेम्पशन, आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, ये आप उसके हिसाब से आपको आपका कंटेंट लिखना पड़ेगा। सर फिर तो कर ही लेंगे इसको याद बात, तो इसको रटना पड़ेगा क्या सर? एज आई ऑलवेज सेड, मैं कुछ भी चीज याद नहीं कराता हूं, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। अब मेरी गलती है क्या? अब तुमको याद हो गया तो मेरी गलती क्या भाई? नहीं ले, मतलब ये भी मेरी गलती है। हाँ, मेरी गलती है क्या इसमें? नहीं, तो भाई याद हो गया ना, खत्म हो गई बात। आपको वो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको दूसरे स्टूडेंट्स से आपको ज्यादा नंबर अगर चाहिए, इफ यू वांट टू हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू इज, बोलो, आपको सेक्शन सबसेक्शन कोड करना पड़ेगा। ओके, श्योर हो तो ही करना, बट नहीं तो स्टाइल मारने के चक्कर में, है ना, जितने मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। सेक्शन, तो यहां पे सेक्शन नंबर 141 की बात करते हैं, जिसके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे। वो कौन से बच्चे हैं सर? सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट एलिजिबिलिटी, देन वी टॉक अबाउट इज क्वालिफिकेशन, एंड आखिरी में हम बात करेंगे अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सिंपल है एकदम। तो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ये बात हो रही है यहां पे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की। सो अब बात करते हैं, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो यहां पे हम बात करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बराबर, एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, बराबर, ही इज द एलिजिबल पर्सन। आई बात समझ में? अब आप कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कौन हूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो गए, बराबर के नहीं? एलिजिबल हो गए हैं एलिजिबल, बट क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। और वो क्वालिफाई कब होगा मालूम है आपको? तो आप समझिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 प्रजाति पाई जाती है इस दुनिया में, एक जो प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कौन है जो क्वालिफाइड होगा? ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्या है? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। आई बात समझ में? सो हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड व्हेन इज दैट पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड मेरा बच्चा? व्हेन इज प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया। परफेक्ट एकदम। यस सर। ये बात हो गई किसके बारे में? ये बात हो गई जो हमने डिस्कस किया, ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो गई बेटा। समझ में आ रहा है? ये बोलो ना, कुछ मजा आ रहा है आपको, है ना? यस सर। सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एलिजिबल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एलिजिबल एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, बराबर। हाँ देख रहा हूं भाई, हाफ स्क्रीन दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन भी अभी। चिल लाइव स्ट्रीमिंग वालों, दिख रहा है क्या अभी आपको? ओके चलो। सो यहां पे अपन क्या देख रहे हैं? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बोल रहे हैं यहां पे? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज व्हाट? क्वालिफाइड, बराबर। वो कब क्वालिफाई होगा? व्हेन ही इज प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में? ये जो बात हुई, ये चर्चा हो गई,
ये किसके बारे में चर्चा हो गई है? ये इंडिविजुअल के बारे में हो गई। ठीक है, इनको क्या नहीं दिख रहा है? ओके वेट, एक सेकेंड रुको। उसको ही बुलाना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों। चलो आप तब तक इतना ये नोट कर लो। आई विल कॉल दैट पर्सन। हेडिंग दो अच्छे से, कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 10। चलो हाँ हाँ ओके, चलो बच्चों हो गया लिख के? चलो सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई क्वेरी, डिफिकल्टी, डाउट? ए मेरा बच्चा बोलना कुछ तो भी। यस ओके, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अभी ध्यान से एकदम मन लगा के, ये चर्चा हो गई किसके बारे में? इंडिविजुअल की, कि भाई इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग भी होना चाहिए। इसमें कोई डाउट, डिफिकल्टी नहीं है। सर, ओ सर, एक क्वेरी आ रहा है, व्हाट अबाउट फर्म? सर हम लोग ने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स भी देखी है ना सर। आपने देखी है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स भी होती है भाई। तो सर फिर फर्म्स के लिए ये क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है मालिक? फर्म्स के लिए क्या बोलेंगे? तो आप समझिए, फर्म की जब बात करते हैं तो इसके अंदर कंडीशन है
मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी, अभी लिखना मत, अभी सिर्फ फोकस करना, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। आई बात समझ में? तो फर्म के लिए क्या प्रोविजन है? तो बॉस वो बोलता है फर्म के लिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ये फर्म के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। इंडिविजुअल के लिए, अगर मैं इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं कौन होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर प्लस क्या होना चाहिए? मैं प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग किधर? इन इंडिया। बट अगर मेरी फर्म है दोस्तों, बराबर, मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, XYZ एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, PQR एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उसके अंदर क्या बोलता है वो? मेजॉरिटी ऑफ द, क्या बोलता है बच्चों? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत भारी आइडिया है मेरे पास। अभी क्या हुआ ना, मैंने एक फर्म बनाया, उस फर्म का नाम लेटेस्ट से मैं लिखता हूं वन स्टॉप सोल्यूशन। क्या लिखता हूं मैं फर्म का नाम? वन स्टॉप सोल्यूशन। एक बहुत ही शानदार, बढ़िया सा, एकदम बहुत भारी आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, वन स्टॉप सोल्यूशन। मालूम है इस फर्म में क्या हो रहा है? हम जो है ना सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना क्लाइंट को, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल, जिसके अंदर मेरे पास इस फर्म के अंदर, पता है आपको, मेरे पास देखो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इसी के साथ साथ मेरे पास इस फर्म के अंदर एक एडवोकेट भी है, मेरे पास इस फर्म के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी भी है, मेरे पास इस कंपनी के अंदर, इस फर्म के अंदर एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी है, मेरे पास इस फर्म के अंदर एक एक्चुअरी भी है, बराबर, मेरे पास इस फर्म में एक इंजीनियर भी है। आई बात समझ में आपको? अरे बहुत बढ़िया फर्म है सर। अब आपको इसका नाम से समझ में तो आ ही गया होगा कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज वन स्टॉप सोल्यूशन। अरे क्लाइंट, अरे इसके साथ साथ, अरे इनको कैसे भूल सकते हैं, अरे MBA इनको भी ले लो, है ना? हाँ, डॉक्टर नो को रे, डॉक्टर क्या करेगा, मतलब इमोशनल हो गया तू, कोई बात नहीं, होता है, उम्र में होता है, बट डॉक्टर नो को, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने क्या किया, इतने सारे लोगों को मिलके मैंने क्या कर लिया, एक अपनी फर्म बना ली जिसका नाम था वन स्टॉप सोल्यूशन। मजा आएगा? वन स्टॉप सोल्यूशन। अब इसमें वन स्टॉप सोल्यूशन में क्या हो गया सर, मालूम है क्या हुआ? ऑडिट करना है, CA साहब आप देख लो, फिर उसके बाद आपको सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस कराने हैं, आपको CS साहब आप चले जाओ, अरे आपको धंधा किस तरीके से मैनेज करना है, ये हमसे हेल्प चाहिए, MBA भाई तू चले जा। अरे आप पे किसी ने केस ठोक दिया, अरे एडवोकेट साहब आप लड़ लो केस को, वैल्यूएशन कराना है, इंजीनियर साहब, एक्चुरियल साहब आप चले जाओ। आई बात समझ में? अरे क्लाइंट एक बार अंदर आ गया ना, उसको जाने नहीं देंगे। हाँ, नाम समझ में आया फर्म का? क्या है? वन स्टॉप सोल्यूशन। एक जगह आपको सारी सुविधाएं मिलेगी यहां, बहुत बढ़िया है सर। अब सवाल यह है कि क्या ये फर्म क्वालिफाइड है या नहीं है? प्रोविजन को ध्यान से देखना और फिर जवाब देना। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अब कितने पार्टनर्स हैं गिनो ना। 4 CA, एडवोकेट, CS, CMA, एक्चुअरी, इंजीनियर, MBA, 10 लोग हैं। 10 लोग हैं, 10। इसमें से अब CS कितने हैं? CAs कितने? 4। मेजॉरिटी के लिए कितने होने चाहिए? 6। तो क्या ये फर्म एलिजिबल है क्या? नो, बिकॉज आउट ऑफ 10 ओनली 4 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई। यस। तो आप समझ गए ना बात को
कि फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेजॉरिटी, डोमिनेंस किसका होना चाहिए, सीएस का होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? तब जाके कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो फर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, एलिजिबल हो जाएगी। आर वी गुड? अरे बोलो भाई यस। तो यहां पे आप समझिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो पहले मेजॉरिटी निकालेंगे, तो 10 में से मेजॉरिटी कितनी हो गई, 6, और वो 6 लोग क्या होने चाहिए, सीएस होने चाहिए। अब ये हिमांशु क्या बोलता मालूम है क्या, सर देखो ना मेजॉरिटी सीएस की है सर। सीएस की मेजॉरिटी है। हिमांशु बोलता हां सर। मैंने पूछा कैसे, तो सर देखो ना हम 4 सीए हैं, बाकी सब प्रोफेशन वाले एक एक ही लोग हैं, हम हो गए ना 4 सीए की मेजॉरिटी। सोचने वाली बात है। अब बोलो जो हिमांशु बोल रहा है, जो हिमांशु सोच रहा है, क्या वो सही के गलत है? ए मेरा बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग वाला, बोलना तू भी, बोलो बोलो। हाँ जी, 4 सीए है, 4 लोग सीए, बाकी सब एक एक। तो सर ये मेजॉरिटी नंबर में देखे या मेजॉरिटी क्वालिफिकेशन में देखे, इस दो क्वेश्चन। बस भारी डाउट आया ना ये। तुम नहीं पूछोगे तो मैं पूछेगा, हिसाब एकदम सिंपल है। डाउट आपका आया तो मैं जवाब देगा, बट फिर अगर आपको डाउट नहीं आया तो मैं डाउट क्रिएट करेगा और आप जवाब देंगे। बताइए क्वालिफिकेशन में मेजॉरिटी देखना है कि नंबर में मेजॉरिटी देखना है? या सर आपको जो देखना है देखो यार, परेशान मत करो। बोलो नंबर्स में। सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी आपको देखना है नंबर्स में, क्योंकि वर्डिंग्स क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो पहले आपको मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स निकालना है। सो 10 में के मेजॉरिटी कितने हो गए, 6, तो 6 पार्टनर। और अब देखना है कि वो 6 कौन होने चाहिए, सीए होने चाहिए। अरे समझा नहीं समझा आपको? सो मेजॉरिटी आपको देखना है। हिमांशु समझा ना बेटा? हाँ शशांक। हिमांशु कौन था फिर? तू था, सॉरी माय बैड। ओके, तो आपको समझ में आया ना दोस्तों? बोलो आया ना? यस। तो ऐसी बात है, मेजॉरिटी आपको क्या करना है, बोलो पार्टनर्स मतलब नंबर्स में देखना है, और फिर वो नंबर क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लियर है एकदम बात? अरे बोलो बच्चों यस सर। सो यहां पे मेजॉरिटी जो है वो आपको किस में देखना है, इन नंबर्स। सही है? सही है। आगे बढ़ सकता हूं यहां से। तो यहां पे हम लोग ने फिनिश क्या किया, सेक्शन नंबर 141 एंड सेक्शन नंबर 141 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब बाकी है सबसेक्शन 3। कॉन्फिडेंस आ रहा है यहां तक? चलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी तक जितना भी पढ़ा है वो, ठीक है, मजा आएगा। क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर 141, द मेन प्रोविजंस आर स्टेटेड बिलो। अ पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ इज व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एलिजिबल कौन है बच्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। Provided that the firm whereof majority of the partners practicing in India are qualified for appointment बराबर by its firm name to be auditor of the company. So important आपके लिए क्या होना चाहिए, majority of the partners should be what, qualified for appointment. Majority आपको पता है ये किस में देखना है अपने को दोस्तों, numbers में देखना है। ये भी पार्ट अपना क्लियर हो गया? बोलो yes। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। Where the firm including limited liability partnership is appointed as the auditor of the company, partners who are, आवाज गई क्या मेरी? आ गई वापस? Okay. So only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on the behalf of the firm. वो तो obvious सी बात है। मतलब चाहे ये भी फर्म हो, वन स्टॉप सोल्यूशन, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, मालिक साइन कौन कर सकता है? साइन कौन कर सकता है? ओनली सीएस ना। भले ही हम लोग भाई इंजीनियर, एमबीए, एक्चुअरी, सीएस इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करने का हक किसका है? सीएस का है। बराबर के नहीं? क्लियर है एकदम? तो ये बात हो गई वहां पे। सो साइन कैन बी डन ओनली बाय हुम, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, कुछ भी डाउट कुछ है तो बताइएगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी डिफिकल्टी, चलो बोलो हां या ना, वो भी बोलना है आपको। मन में सबने बोल दिया, मेरे को नहीं समझेगा मन में बोला तो, मैं भी नहीं तो मन में कॉन्सेप्ट पढ़ा के ओके है ना, तो दिल की बात जुबा पे लेके आओ, बहुत आगे जाएंगे अपन। बोलो
हाँ क्या डाउट है या नहीं है? ऑल गुड, शैल वी प्रोसीड? यस सर, वेरी गुड। चलो अब चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ब्रेड एंड बटर ऑफ द एंटायर सेक्शन ऑफ 141। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए, अगर एग्जाम में केस स्टडीज आने हैं 50-60% चांसेस है, मैं क्या बोल रहा हूं, 50-60% चांसेस है कि केस स्टडीज आपको किस में से आएंगे? डिस्क्वालिफिकेशंस में से आएंगे। ये इतिहास गवाह है, जब भी आप देखोगे ना आपको दिखेगा कि क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड, इसके ऊपर एमसीक्यू, केस स्टडी, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ना कुछ तो भी पूछा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए लेट्स डिस्कस द डिस्क्वालिफिकेशंस। रेडी गाइस? या आपको दिख रहा है मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहा हूं? एकदम मतलब ऐसा नीट एंड टाइडी। मेरी आदत है ऐसे, मैं अच्छे से लिखता हूं। पूछो ना क्यों? पूछ लिया आपने? ठीक है। जैसे क्या होता है ना, अगर टीचर कैसे भी लिखे ना तो स्टूडेंट तो उससे कहीं गया गुजरा लिखता है, फिर छोड़ना मेरे सर कैसा लिख रहे तो अपने को क्या ही है। बट जब मैं ईमानदारी से प्रॉपर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन ये करके लिखूंगा तो आप भी आपके नोट्स उसी तरीके से प्रेजेंट करोगे। देयरफॉर आई मेक श्योर कि आई राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी नीट एंड टाइडीली। ठीक है ना, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए करके। ओके, ऐसे ही पूरा चार्ट्स और ये बनाते जाएंगे, जिससे कि क्या होते जाएगा, आपको रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, हु इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट। कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ में इसका डेफिनेशन पढ़ के आए हो? सुना सुना है कि सुना सुना है? अरे कैसा ये सुना सुना है कि सुना सुना है? सर रात गई बात गई सर, एग्जाम खत्म, नाउ नो नथिंग डूइंग अबाउट लॉ सर, प्लीज। ओके, उम्मीद करता हूं पता है। ठीक है, सो बॉडी कॉर्पोरेट, अब क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है? हु इज क्वालिफाइड, हु इज डिस्क्वालिफाइड, यहां पे चर्चा करेंगे। यहां पे अगर अपन बात करें तो आप समझिएगा, जब अपन बात करते हैं कंपनी की और यहां पे बात करते हैं एलएलपी की, मेरी बात समझना, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है दादा, और कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। यस और नो? यस सर, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट। ओके ओके, एलएलपी में कंपनी के फीचर्स है ना? अरे बोलो, लाइबिलिटी लिमिटेड है, एक सेपरेट लीगल स्टेटस दिया गया है, तो इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ व्हाट? कंपनी एज वेल एज व्हाट? पार्टनरशिप। सो दोनों क्या है दोस्तों? बॉडी कॉर्पोरेट है। बट इसके अंदर क्या बोला उन्होंने कि मेरे भाई, कंपनी जो है ना, कंपनी इज व्हाट? डिस्क्वालिफाइड, बट एलएलपी जो है ना, ये है क्वालिफाइड। अब सवाल आ गया, ऐसा भेदभाव क्यों? दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है तो दोनों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ना, ऐसा भेदभाव क्यों करा? तो आइए समझते हैं रीजन। कंपनी की जब बात करते हैं तो कंपनी के हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, तो याद करो बचपन में हमने सीखा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। In the eyes of the law, it has got what? A separate legal status established under a common seal, which has got a perpetual succession. Members may come, members may go, but company remains the same. क्या बात है यार सर, मजा आ गया बचपन की यादें सुन के। अब आप समझिए बात को। कंपनी की जब बात करते हैं तो बेटा, कंपनी एक कानून के नजर में एक पर्सन है। अब बताइए, क्या कंपनी ने सर अर्शद सर की क्लास में आके ऑडिट पढ़ा? कंपनी ने सर, हमने यहां पे एमओए एओए के डॉक्यूमेंट्स आपकी क्लास में रखे हैं सर, देखो वो पढ़ रहे हैं सर, कुछ भी बोल रहे हैं। क्या कंपनी ने एग्जाम दिया जाके? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। क्या कंपनी ने एग्जाम दिया बच्चा?
नहीं। कंपनी ने सीए क्वालिफाई किया? नहीं। मतलब क्या कंपनी सीए है क्या? नहीं सर। आई बात समझ में? तो मेरा बच्चा, आप समझिए बात को, अगर कंपनी सीए नहीं है तो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं आता, मतलब क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड। बट अब ये शशांक क्या बोलता है? शशांक क्या बोलता है तू? वो बोलता है सर देखो, अगर सर अगर मगर की बात करेंगे सर, अगर ये कंपनी है ना सर मेरी बात को ध्यान से सुनना शशांक, आई एम लिसनिंग, यस। अब यहां पे ये जो कंपनी है ना सर, उस कंपनी का नाम है बेस्ट सीएस बराबर प्राइवेट लिमिटेड। ओके ओके, बेस्ट सीएस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और सर इस कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर है सर, जितने भी मेंबर है सर, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सर अब क्या यह कंपनी ऑडिट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। सर क्यों नहीं कर सकती? अब तो क्या दिक्कत है? सर मेजॉरिटी छोड़ो सर, सारे पार्टनर सीए है ना? बोलो। फिर भी द फैक्ट रिमेन्स द सेम दैट कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी और मेंबर्स का रिश्ता अलग अलग है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। बोलो हाँ या ना? तो सारे के सारे मेंबर भले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, क्या हो जाएगा? कंपनी विल बी व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। सही बात है? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इसमें आपको इंस्टीट्यूट एक केस स्टडी देता है। केस स्टडी, ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग majority of partners as CAs is the entity qualified? क्वेश्चन मार्क। गौर से देखिए, समझिए और जवाब दीजिएगा। क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड सिर्फ और सिर्फ जब मैं पूछेगा ना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी सिर्फ जवाब देना। आप लाइव स्ट्रीमिंग वालों यस और नो में जवाब देना, पेनड्राइव वालों आप भी यस और नो में जवाब देना। जो फेस टू फेस में यहां पे बैठे हैं वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। ओके, किसे किसे लगता है कि सर ये क्वालिफाइड है? यस, ये बच्चे बोल रहे क्वालिफाइड है। बाकी नो के लिए कौन कौन है हाथ ऊपर? कॉन्फिडेंस के साथ, कम ऑन, जो भी आंसर देंगे कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। दो बातें होगी, एक तो सही या तो गलत। सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो पता चलेगा एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। जवाब देने से डरो मत, गलतियां करो। क्लास में गलतियां करना बहुत अच्छी बात है। हाथ ऊपर करके जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा फोकस करना। जो लोग बोल रहे हैं कि ये डिस्क्वालिफाइड है ABC एंड कंपनी, गौर से देखिए ये क्या लिखा है, ABC एंड कंपनी। अरे नाम में कंपनी होने से कोई कंपनी नहीं बन जाता। क्या करते हो बे? अरे जब वो कंपनी होती है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होता है रे। क्या कर रहे हो आप? और मैंने देखो जानबूझ के इधर प्राइवेट लिमिटेड लिखा और उसके नीचे एरो बना के केस स्टडी लिखा है, ताकि कुछ तो हिंट मिल जाए। बट नहीं, मेरा बच्चा को मानना ही नहीं है। क्या कर रहे हो? समझा नहीं समझा? एंड कंपनी जब ऐसा लिखा जाता है, इट इंडिकेट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज अ फर्म रे बाबा। समझे नहीं समझे? देखा आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया इंस्टीट्यूट ने। मतलब आप समझिए कॉन्सेप्ट आपको कितना अंदर तक पता है। कंपनी नहीं कर सकते, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सारे सीए रहे तो भी नहीं कर सकते, मेजॉरिटी रहे तो कर सकते, सब पढ़ लिया भाई। बट अब क्या हो गया? नाम में कंपनी डाल दिया। और बच्चा क्या बोला? अरे हमारे सर ने बोला था ना कंपनी, जय माता दी। मैं तो लिख के आएगा कंपनी डिस्क्वालिफाइड। समझे नहीं समझे? ऐसा आपको उलझा सकते हैं। क्लियर है एकदम? सो यहां पे इस, और मैंने जानबूझ के यहां पे क्या लिखा, इज द एंटिटी। अगर मैं फर्म लिखता ना तो आप तो लगे समझ जाता आपको, तो अरे ये तो फर्म की बात हो रही है भाई। समझे? तो क्वेश्चन का वर्डिंग्स भी आप देखिए कैसे गुमराह करेंगे आपको। बैठे बैठे 5 नंबर आ गए ना जेब में, और किसी के 5 नंबर चले गए।
आई बात समझ में? या सो क्या बोलेंगे इसका आंसर? यस, इट इज व्हाट? क्वालिफाइड. बिकॉज नाम में कंपनी, ऐसा एग्जाम में नहीं लिख के आना नाम में कंपनी से कोई कंपनी नहीं लिया. सो आप लिखेंगे एंड कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज अ फर्म फॉर अ कंपनी. आपको कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? जो नाम के उसके आगे इट शुड बी सफिक्स्ड विथ व्हाट? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. आई बात समझ में आपको? ऐसा है. मजा आ गया? मजा आएगा? ऐसे केस स्टडीज आएंगे आपको, ठीक है ना? सो ये बात हो गई. अब बात करते हैं एलएलपी को. सर काहे क्वालिफाई कर दिया? कंपनी का तो सर अभी सिंपल है, समझ में आ गया. बट सर एलएलपी को काहे क्वालिफाई कर दिया? अरे भाई एलएलपी आखिरकार है तो पार्टनरशिप ही ना, बराबर के नहीं? हैविंग अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. जो पार्टनर है वो फर्म है, वो फर्म है वो पार्टनर है. अरे बोलो यस सर नो. ये भी तो पढ़ा है ना अपन ने ये सब पढ़ा हुआ है, बराबर के नहीं? तो भाई यहां पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अनुसार जो फर्म है वही पार्टनर है, जो पार्टनर है वही फर्म है ना बच्चा? तो इसीलिए एलएलपीज आर क्वालिफाइड. कंपनीज एक्ट बोलता है एलएलपी भले ही भाई तू बॉडी कॉर्पोरेट है, आखिर तुम्हारा रिश्ता तो एक ही है ना, तुम लोग क्वालिफाइड हो. बट कंपनी नहीं कर सकते. समझे नहीं समझे? एनीवन एनी क्वेरी? भाई बोलो, दिल की बात जुबान पे लेके आओ तब मुझे समझेगा. कुछ डाउट डिफिकल्टी है कि नहीं है? नो सर, आगे बढ़ सकते हैं. बहुत शानदार. सो ये रहा अपना पहला डिस्क्वालिफिकेशन. समझ में आई बात आपको? यस सर. चलिए लेट्स गो अहेड. अब बात करेंगे दूसरे डिस्क्वालिफिकेशन की. वो क्या कहता है? ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय ये भी ऑडिट नहीं कर सकता है. अब पूछो ना क्यों? पूछो ना क्यों? बस पूछने का क्यों. मैंने हमेशा बोला ना व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट ये था व्हाट. नाउ व्हाट यू वांट इज व्हाई. ये भाई मैंने बोला, मैं आपको जताएगा भी कि देखो जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, जो आधा घंटा प्रवचन दिया ना, उसके ऊपर ही पूरा लेक्चर आपके एंड तक होगा. ऐसा नहीं कि डेमो में सर बहुत भारी पढ़ा रहे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है. अब व्हाई इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नहीं सर ऐसा क्यों? बोलने के लिए तो मैं बोल सकता हूं ना, लॉ में लिखा है. बोल सकता हूं ना, बट लॉ में लिखा है. बट लॉ का लॉजिक क्या है जानना जरूरी है. अब चलिए बात करते हैं क्यों. ऑडिट का डेफिनेशन याद करो. Audit is audit is not just an examination, but it is an. अब अगर तुम उस कंपनी के ऑफिसर हो, तुम उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, बराबर, अनजाओ तुम करने के लिए. याद है ना क्या होगा? आप उनके प्रेशर में आके आप उनके डायरेक्शंस के हिसाब से काम करोगे. आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हो, आप उनके बर्डन में काम करोगे. और ऐसे करोगे तो ये जो शशांक, हिमांशु, वैभव जो है ना, ये नादान परिंदे उड़ जाएंगे. आई बात समझ में? तो इसीलिए अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो कंपनीज एक्ट भी बोलता है भाई तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा. आई बात समझ में? कंपनीज एक्ट भी बोलता है यू आर डिस्क्वालिफाइड. क्लियर एकदम बात? सो द रीजन बीइंग व्हाट? इंडिपेंडेंस. रीजन क्या है बच्चा? इंडिपेंडेंस. आर वी गुड? अरे बोलो बच्चों. यस. तो रीजन क्या है इसका? रीजन इंडिपेंडेंस. आपने ये चीज लॉ में भी पढ़ी थी ना? पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी थी? कुछ याद आ रहा है ऐसा? बड़े से रीजन पता थे क्या आपको? नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे देखो, ये कोर कंपनी ऑडिट, ये कोर ऑडिट का है. लॉ में तो बोला ले ले भाई पढ़ ले, बराबर. बट जब आप उसके जो निटिग्रिटी, जो एकदम छोटे छोटे चीजें ना, डिटेल्स, वो यहां पे सीखने को मिलता है. क्योंकि सर तभी तो ऑडिट का डेफिनेशन भी नहीं मालूम था. हम तो लॉ के प्रोविजंस को समझ के इसको पढ़ रहे थे. ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता. जय माता दी, बराबर. अब ये ऑडिट को मद्देनजर रखते हुए सेक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं. सही है एकदम? यस. इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर की शुरुआत करता हूं ताकि आपको ट्रांजिशन जो है ना वो स्मूथ, और आपको कितना गहराई में जाना है ये आपको समझ में आए. ठीक है. सो रीजन क्या बोल दिया दोस्तों? इंडिपेंडेंस. तो कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकता है? ऑडिट नहीं कर सकता है. पक्की बात है एकदम. कंपनी का ऑफिसर
कंपनी का एम्प्लॉय, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। श्योर हो एकदम? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब आगे थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनना। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। सर नहीं समझा, बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे है कौन? पार्टनर। यहां पे है कौन? एम्प्लॉय। समझो, ऑफिसर का पार्टनर कौन? ऑफिसर का पार्टनर या ऑफिसर का एम्प्लॉय। समझे बात को? नहीं समझे? लेट अस से स्वप्निल पटनी क्लासेस में स्वप्निल सर इज द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो स्वप्निल सर खुद उस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। स्वप्निल सर का पार्टनर लेट अस से मैं, एजे, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी प्रैक्टिसिंग है, बट आई एम व्हाट? पार्टनर ऑफ एसपी। तो क्या मैं एसपीसी का ऑडिट कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि रीजन क्या है भाई? मैं पार्टनर हूं किसका? एसपी का, जो ऑफिसर है एसपीसी का। समझा नहीं समझा? तो मेरा भी इंडिपेंडेंस, अरे मेरे पार्टनर की कंपनी है वे। अरे समझा नहीं समझा? अरे बोलो ना, नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? हां, ऐसी बात है। तो यहां पे क्या हुआ? पार्टनर ऑफ ऑफिसर बराबर नहीं कर सकता। अब यहां पे जैसे और एक मान लो प्रसाद, कौन है जो अपने लेक्चर्स वगैरह लगाता ना, और जो आता ना सब सेटअप वेटअप करता, वो आदमी प्रसाद। अब वो कौन है? ऑफिसर का एम्प्लॉय। या तो हाँ चलो ये ऑफिसर का एम्प्लॉय, या तो ऐसा ये मान लो ये जो प्रसाद है ना, ये भी सीए है बराबर। मतलब मान लो ऐसा एक काम करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर पंकज करके एक सीए है, काम करते हैं। ही इज आवर सीएफओ, पता है आपको? मिस्टर पंकज करके ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग इन एसपीसी एज अ क्या बोलते हैं उसको, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब जो भी आपके क्या बोलते हैं फीस जो रिफंड करना है, या जो भी कुछ भी होगा, फैकल्टीज का शेयर है, जो भी है, उन फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली स्वप्निल सर क्या होगा? बिजी होगा, मैं बिजी होगा, सब फैकल्टीज बिजी है। तो कोई ना कोई तो भी होना चाहिए ना कि समय समय पेमेंट जाना चाहिए, स्टूडेंट्स का रिफंड या जो भी पेमेंट आया, पेमेंट अटक गया, कुछ ना कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड मैटर होगा ना। तो कोई ना कोई सीए देखने के लिए चाहिए ना। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पंकज, मिस्टर पंकज करके इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज वर्किंग। तो अब ये कौन हो गए? एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर। हो सकता है ना? अरे प्रैक्टिकली सब बता रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हो सकता है ना। तो आप बताइए, मिस्टर पंकज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन दैट मिस्टर पंकज डू द ऑडिट ऑफ एसपीसी? नो सर। व्हाई? बिकॉज ही इज द एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? यस, एकदम बढ़िया। अब उसके बाद ये ऑफिसर के एम्प्लॉय है। अब क्या हुआ? दूसरा, एम्प्लॉय का पार्टनर। एम्प्लॉय का पार्टनर मतलब एसपीसी में कोई एक एम्प्लॉय है, मान लो एसपीसी में कोई एक एम्प्लॉय है बराबर, उसका पार्टनर भी ऑडिट नहीं कर सकता है, या इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिट नहीं कर सकता है। आई बात समझ में आपको? तो ये ऐसा उसका क्या बोलते कनेक्शन है। तो कौन ऑडिट नहीं कर सकता है थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन में? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब क्लियर एकदम बात? सो 3 डिस्क्वालिफिकेशन हो गए दादा। कौन से कौन से? बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हेडेक है सर इसको याद करने के लिए? जितना मस्त डिस्कशन करेगा ना, नेचुरली आपके बॉडी से ये निकलेगा। ये जैसे ABCD आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, अभी आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस पता है, ABCD, यू हैव नॉट मग्ड इट अप। वैसे ये आपका नेचुरली आपके ऐसे चलते बोलते ये चीजें निकलनी चाहिए बॉडी के अंदर से, इतना उसको डिस्कस करना है। ठीक है ना? समझना मेरी बात को, एक बार पढ़ना है बड़ो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे और एकदम जल्दबाजी में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में समय उतना ही लगना है। तो क्यों ना एक ही बार पढ़े और उसको बहुत अच्छे से पढ़े। मेरा फंडा हमेशा यही रहा हुआ है। लेट्स रॉक गाइस, बोलिए।
सेक्शन नंबर कौन सा है? 141. डिस्क्वालिफिकेशन ये कौन से सबसेक्शन में आए हैं? कमाल की बात है. सो 141 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट व्हाट? डिस्क्वालिफिकेशन. तो हु इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो क्या कंपनी क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? LLP क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड? सेकेंड, हु इज डिस्क्वालिफाइड? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डिस्क्वालिफाइड. क्लियर एकदम? लॉजिक समझ में आया? इसका भी रीजन क्या होगा? इंडिपेंडेंस. इसका भी रीजन क्या होगा? इंडिपेंडेंस. सही बात है एकदम? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने के बाद यहां पे अपने को जाना पड़ेगा डायरेक्टली सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन के पास. किसके पास जाना पड़ेगा बच्चा? सिक्स्थ. सर डायरेक्टली मैं फोर्थ ना सर, सिक्स्थ. सीक्वेंस में बताऊंगा. देखो अब अपना ये फर्स्ट हो गया, रीड करेंगे इसको आराम से. फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. अब भाई अपन जा रहे हैं किधर? सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन के पास. A person whose relative is a director or is in employment of the company as a director or key managerial person. अब इनको है ना सिक्स्थ पॉइंट में ध्यान में आया. ओ तेरी, रिश्तेदार तो छूट गए ना यार. बट अपन इतना लेट नहीं करेंगे, अपन पहले निपटा लेंगे उसका. उनको बाद में समझ में आया. क्या समझ में आया बाद में? और रिश्तेदार तो छूट गए. बराबर. तो अब यहां पे बात करते हैं अ पर्सन हुज रिलेटिव is a director or is in employment of the company as a director or key managerial person, वो disqualified हो जाएगा. सर समझ में नहीं आया, आइए समझते हैं. रेडी? एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ो, और एक बार छोड़ो. यस. तो आप यहां पे ऑक्सीजन पहुंच गया. अब समझने के लिए आप तैयार हैं. अब देखिए यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना. यहां पे ये कौन है? ये कंपनी है. कौन है मेरा बच्चा? कंपनी है. बराबर. इस कंपनी के अंदर एक व्यक्ति है और इस कंपनी के बाहर भी एक व्यक्ति है. ये जो बाहर व्यक्ति जो है ना, ये सीए है. सीए ये कंपनी के अंदर नहीं है, ये कंपनी के बाहर है. सीए जो है ना वो किधर है? बाहर. बाहर. पहले सेकेंड और थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन में वो खुद कंपनी के अंदर थे. वो सीए खुद था. खुद था, कुत्ता नहीं, खुद था. कुछ भी बोल रहा तू भाई. वो सीए क्या था? क्या था वो? खुद था. कुछ भी मत बोलो रे. सीए ऐसा, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपन. वो खुद था वहां पे उस कंपनी के अंदर. कहने के लिए बोलते हैं सीए इज अ वॉच डॉग. ओके, हाँ, सीए इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड. ये क्यों क्या है आगे पढ़ेंगे समझेंगे. बस ध्यान में रखना, सीए कुत्ता है, खूनी दरिंदा नहीं है ना. वो उसका बहुत ही बढ़िया सा मतलब है. हम लोग जो है ना, मतलब फ्रॉड को डिटेक्ट करना हमारा, जैसे ब्लड हाउंड है वो स्निफ करके वो क्या करता है? फ्रॉड को ढूंढने की कोशिश करता है. हमारा काम फ्रॉड को ढूंढना नहीं है, हमारा सिर्फ चेक करके ओपिनियन देने का है. गलती मिली तो उसकी तहकीकात करेंगे, बट शुरुआती तहकीकात से नहीं होगी. वो ऐसा उसका बहुत ही गहरा मतलब है, आगे पढ़ेंगे उसको. ओके, बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, सेकेंड और थर्ड में क्या बात हुई थी गाइस? कम ऑन. सेकेंड और थर्ड में क्या बात हुई थी? वो खुद सीए जो था ना, वो सीए खुद ऑफिसर था, वो सीए खुद एम्प्लॉय था, वो सीए खुद पार्टनर था उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का, वो सीए खुद एम्प्लॉय था उस पार्टनर या एम्प्लॉय का. बट वो कंपनी के अंदर था. अब वो कंपनी के अंदर, वो बाहर है. कंपनी के अंदर कौन है? रिलेटिव है. समझा गया? अब यहां पे इस कंपनी के अंदर भाई मेरा रिश्तेदार है. भाई अरे तुम समझ रहे क्या बात को? इस कंपनी के अंदर कौन है रे बाबा? मेरा रिश्तेदार. मैं नहीं हूं उस कंपनी में. मेरा कंपनी में मैं ना कोई ऑफिसर है, मैं कंपनी में ना मैं कुछ एम्प्लॉय हूं, ना मेरा मैं पार्टनर. मेरे रिलेटिव का मैं पार्टनर है कह रहे, मैं उसका एम्प्लॉय है कह रहे. नहीं, मैं पार्टनर भी नहीं है उसका, मैं एम्प्लॉय भी नहीं है. बट गलती क्या हो गई मेरी? मैं उसका रिश्तेदार निकला यार. आई बात समझ में? तो अ पर्सन, ये कौन है? सीए.
ये जो सीए है ये कौन है? पर्सन, उस टेक्स्ट के हिसाब से। अ पर्सन हुज रिलेटिव, मेरा रिश्तेदार अगर उस कंपनी के अंदर है तो उस कंपनी का मैं ऑडिट नहीं कर सकता हूं। ओहो, पहले क्या था सेकंड और थर्ड में? समझ में आ रहा है डिफरेंस? आप फिगर आउट कर पा रहे हो ना? सेकंड और थर्ड में आप साक्षात वहां पे उस कंपनी के अंदर पार्टनर थे, आप ऑफिसर थे, आप एम्प्लॉय थे, आप साक्षात आप स्वयं वहां पे थे, आपने अवतार ले लिया था कंपनी के अंदर। बट अब यहां पे आप कंपनी के बाहर हो, समझ रहे? बट कंपनी के अंदर कौन है? कौन है? रिलेटिव है। किसका? आपका। आई बात समझ में? और वहां पे क्या हो गया? चोट हो गई। समझे बात को? तो यहां पे ये रिलेटिव अगर है ना उस कंपनी के अंदर, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो जिसके अंदर आपका रिश्तेदार है। और रिश्तेदार कैसा है? ऐसा वैसा कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए। वो रिलेटिव कौन होना चाहिए? एक तो वो रिश्तेदार आपका होना चाहिए उस कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर, या तो ही शुड बी एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर, ठीक से, डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। जरा फोकस करेंगे, देखिए एक बार पहले टेक्स्ट पढ़ाता हूं आपको। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज, दिख रहा है? एज, ये छोटा सा वर्ड है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एम्प्लॉयमेंट कैसा भी नहीं चलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ऐसा वैसा एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी उसमें भी स्पेसिफिक बोला है, एज अ डायरेक्टर और की मैं। एक तो देखो, ध्यान से सुनना, इतना तो समझ में आ गया, वो रिलेटिव है, बराबर। बट वो